दोस्तों, आज हम लोग कंस्टिट्यूशन लॉ 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर चर्चा करेंगे एंड एनालाइज करेंगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए कौन कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और इन टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्रम में लास्ट 12 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया गया है और हम लोग देख सकते हैं जो हमारा टॉपिक नंबर 1 है दैट इज फंडामेंटल राइट्स इन जनरल, जिसमें आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 12 की चर्चा की गई है। आपको पता ही होगा आर्टिकल 12 रिलेटेड टू स्टेट एंड आर्टिकल 13 दैट इज रिलेटेड टू जुडिशियल रिव्यू। तो इसमें हम लोग देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन 2015 से 2022 तक लगातार पूछा गया है इसमें से, और शॉर्ट क्वेश्चन 2015 से 2019 तक लगातार पूछा गया है, जिसमें कि 2017 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अगर इस मायने में हम लोग देखें तो पाते हैं कि यहाँ से आपका मिनिमम 20 मैक्सिमम 30 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। टॉपिक नंबर 2 है राइट टू इक्वालिटी एंड इसमें आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक की चर्चा की गई है। ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसे आप इंपॉर्टेंट टॉपिक में मार्क कर सकते हैं बिकॉज यहाँ से 30 to 40 मार्क्स तक का क्वेश्चंस पूछे जाने का ट्रेंड है। जैसे हम लोग देखते हैं 2022 से पहले 11 तक यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन तो आया ही है एंड उसके बाद 2015 to 2019 शॉर्ट क्वेश्चन भी आया है एक्सेप्ट 2017। समटाइम्स तो ऐसा भी है कि यहाँ पर पर्टिकुलर ईयर में 40 मार्क्स तक का क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे आप लोग देख सकते हैं 2022 में 2 लॉन्ग क्वेश्चंस पूछा गया है, 2021 में 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है एंड सो ऑन। 2020 में आप देख सकते हैं 2 लॉन्ग क्वेश्चंस पूछा गया है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं लगातार 40 क्वेश्चंस तो आपको आ ही रहा है, समटाइम्स 30 मार्क्स का क्वेश्चन भी आया है, तो इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर ले 30 मार्क्स के लिए। देन थर्ड टॉपिक हमारा है राइट टू फ्रीडम, जिसमें आर्टिकल 19 to 22 की चर्चा की जाती है। ये टॉपिक हमारे लिए वेरी मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इस टॉपिक में लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं 2022 से पहले 2011 तक क्वेश्चन लगातार पूछा गया है और लगातार ऐसा ट्रेंड देखा गया है कि किसी भी पर्टिकुलर ईयर्स में या तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है या 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है। 40 मार्क्स का क्वेश्चन तो आ ही रहा है। तो यहाँ से 40 to 50 मार्क्स का क्वेश्चन, समटाइम 60 मार्क्स का क्वेश्चन भी आया है। जैसे हम लोग देखते हैं 40 मार्क्स का क्वेश्चन 2022 में आ चुका है, 21 में भी, 20 में भी यहाँ से 40 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है। देन उसके बाद 18 में, 17 एंड 2012 में यहाँ से 40 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है। 50 मार्क्स का क्वेश्चन लगभग यहाँ पे आप देखेंगे 2019 में, बिकॉज यहाँ पे 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा है और यहाँ 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा है। इन दोनों को एडअप करते हैं तो 5 शॉर्ट क्वेश्चन, इट मींस 50 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है। तो 2019, 2016, 2015 एंड 13 में यहाँ से 50 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, वेयर एज 2011 में आप देखेंगे 60 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। 2011 ये रहा, यहाँ 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है और 2 शॉर्ट क्वेश्चन। तो इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं टॉपिक नंबर 3 हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू कैन नॉट स्किप दिस टॉपिक और यहाँ से मिनिमम 40 मैक्सिमम 50 to 60 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। टॉपिक नंबर 4 दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें आर्टिकल 23 एंड 24 की चर्चा की गई है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन ना तो शॉर्ट में आता है ना ही लॉन्ग में आता है, देखने की जरूरत नहीं है। टॉपिक नंबर 5 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसमें आर्टिकल 25 से 28 तक दिया गया है। इसमें एक पैटर्न है, पैटर्न आप ये देख सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जिस साल पूछा गया है उस साल शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आया है और जिस साल शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है उस साल लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया है। यहाँ से 20 मार्क्स का क्वेश्चन बराबर आ जाता है, जैसे 2022, 21, 20, देन उसके बाद 19 गायब है, 19 में यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर आता है। मिनिमम 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका 2019 एंड 11 में आया है, जो कि यहाँ मिसिंग है लॉन्ग क्वेश्चन में। टॉपिक नंबर 6 हमारा होता है एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट, जिसमें कि आर्टिकल 29 से 30 तक आपको दिया हुआ है, जिसमें आपको मालूम है जो कल्चरल राइट है माइनॉरिटीज के लिए आर्टिकल 29 में है, जबकि रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए जो है आर्टिकल 30 में इसमें दिया गया है। इसमें भी आपको सेम टॉपिक नंबर 5 के तरह ही पैटर्न देखने को मिलता है कि जिस साल लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है उस साल शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट ओवरऑल यहाँ से 20 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। जैसे आप देख सकते हैं 2022, 21, 20, 19 हर साल क्वेश्चन आया है, शायद 19 मिसिंग है एंड 2017 में यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन है बिकॉज 2017 में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो हम लोग देख सकते हैं कि ओवरऑल यहाँ से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। टॉपिक नंबर 7 है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसमें कि आर्टिकल 32 की चर्चा की गई है और यहाँ से कोई भी ना तो लॉन्ग क्वेश्चन आता है और ना ही शॉर्ट क्वेश्चन आता है। टॉपिक नंबर 8 है फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51 कैपिटल A
जिसमें केवल एक ही बार शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से हमारे लिए बिल्कुल भी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन चूंकि एक बार आया है, अगर आपकी इच्छा हो तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज देखने की जरूरत नहीं है। ऐसे इसमें आपको केस लॉ मेंशन किया गया है, बट फंडामेंटल ड्यूटी से कोई भी केस हमारे केस मैट में दिया हुआ नहीं है, और इट मे बी अ रीजन कि फंडामेंटल ड्यूटीज इज नॉट जस्टिफिएबल बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, जिसके कारण यहां से शायद क्वेश्चन नहीं बन पाता है। टॉपिक नंबर 9 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 की चर्चा की गई है। इस टॉपिक से भी कोई क्वेश्चन नहीं है और ना ही कोई केस लॉ है। टॉपिक नंबर 10 लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, एंड टॉपिक नंबर 10 है सिविल सर्वेंट्स, आर्टिकल 308 से आर्टिकल 323 तक, जबकि आर्टिकल 323 ए एंड बी इसके बारे में चर्चा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में की गई है ट्राइब्यूनल्स को लेकर के। यहां से लॉन्ग क्वेश्चन कभी भी नहीं आया है, जबकि शॉर्ट क्वेश्चन 2011, 12 एंड 18 में आया है, वो भी एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन आया है जो कि आप देखेंगे। टॉपिक नंबर 11 है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच इज गिवन अंडर आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें भी आपको सेम पैटर्न देखने को मिलता है जो टॉपिक नंबर 5 एंड 6 में आपने देखा था। जिस साल लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा गया है उस साल शॉर्ट क्वेश्चन आया है। जैसे 2017 मिसिंग है लॉन्ग क्वेश्चन में, 2017 में एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, बट कभी 10 मार्क्स का एंड मोस्ट ऑफ द टाइम 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं इस डेटा के आधार पर, अगर आप टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2 एंड टॉपिक नंबर 3 अगर सही तरीके से कर लेते हैं तो 100 मार्क्स तक का क्वेश्चन आप केवल इस टॉपिक से ही कर पाएंगे, जबकि टॉपिक नंबर 5 एंड टॉपिक नंबर 6 आप सेफ एंड साइड के लिए आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इट मींस आउट ऑफ 11 टॉपिक्स केवल 6 टॉपिक या 5 टॉपिक्स आपको करना है, 6 टॉपिक्स को आप छोड़ सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे हर टॉपिक में कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि किन किन टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाने का ट्रेंड है, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स इन जनरल। इसमें आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 की चर्चा की गई है, जिसमें आपको मालूम होगा आर्टिकल 12 में स्टेट के डेफिनेशन के बारे में दिया है कि स्टेट होता क्या है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेफिनेशन ऑफ स्टेट, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, एंड जो आर्टिकल 12 में दिया हुआ है अदर ऑथोरिटीज, उसके प्रीव्यू में कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन आता है, आखिर वो क्या टेस्ट है जिसके द्वारा हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि कोई इंस्टीट्यूशन स्टेट हो सकता है, स्टेट के रोल में आता है या नहीं आता है। देन पोस्ट रिवलाइजेशन ऑफ इंडिया, स्टेट के डेफिनेशन में क्या डिफरेंसेस आया है, और इसके अलावा प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है लाइक बीसीसीआई को क्या हम लोग स्टेट कह सकते हैं, अगर कह सकते हैं तो कैसे, नहीं कह सकते हैं तो वो कैसे। अगर कोई सोसाइटी अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 अगर रजिस्टर्ड होती है या गवर्नमेंट फंडेड होती है तो क्या उसको स्टेट कहा जा सकता है। अगर कोई यूनिवर्सिटी किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत अगर सेटअप की गई है तो क्या उसे स्टेट के डेफिनेशन में हम लोग ला सकते हैं। गवर्नमेंट कंपनीज लाइक पीएसयूज वगैरह क्या स्टेट के डेफिनेशन के अंतर्गत आएगी, या कोई भी स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन को स्टेट के अंतर्गत हम लोग डिफाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। देन क्वेश्चन आर्टिकल 13 पर आता है, जिसमें जुडिशियल रिव्यू की पावर आपको होती है, और खास करके इसमें आर्टिकल 13 के साथ आर्टिकल 31A, 31B एंड 368 की चर्चा की जाती है। बिकॉज जब आप आर्टिकल 13 क्लॉज C के में आप देखेंगे तो पाएंगे वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और बाकी चीजों को लेकर के काफी अमेंडमेंट किया गया है। यहाँ पर ही क्वेश्चन आपको बनता है आर्टिकल 13 के क्लॉज 1 एंड 2 से, दोनों को मिला करके डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, कुछ लोग इसे डॉक्ट्राइन बोलते हैं बट मैं इसे डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स बोल रहा हूँ। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स में दो चीजें आती हैं, फर्स्ट इनकंसिस्टेंसी विच इज गिवन अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 1 एंड सेकेंड इज कंट्रावेंशन विच इज गिवन अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 2। इन दोनों को मिला करके डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स बनता है, उस पर क्वेश्चन आता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेवर ऑफ फंडामेंटल राइट्स पर, एक आध बार क्वेश्चन आ चुका है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है सबसे पहले टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी, और सच इनकंसिस्टेंसी किस में आता है, दैट इज अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 1। वेवर ऑफ फंडामेंटल राइट पूछ दिया गया है, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स पूछ दिया गया है, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स कंटिन्यू है। अदर ऑथोरिटीज जो आपका आर्टिकल 12 में है, इसके बारे में क्वेश्चन आ चुका है। अदर ऑथोरिटीज आ चुका है क्वेश्चन। क्या बीसीसीआई के अगेंस्ट में फंडामेंटल राइट्स क्लेम किया जा सकता है, इसका मतलब ये हो क्या बीसीसीआई स्टेट के कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर, देन एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 31C और 13(1) कैपिटल C आपको कहता है सेविंग ऑफ लॉस गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। फिर आप देख सकते हैं
डेफिनेशन ऑफ स्टेट पूछ दिया गया है। अदर ऑथोरिटीज लॉन्ग क्वेश्चन में आ चुका है। सेम आपको क्वेश्चन इस तरीके का मिलता जाएगा, जितना बताया गया है बस उतने से ही आ जाता है क्वेश्चन। यहाँ आप देख सकते हैं एक सोसाइटी रजिस्टर की गई है, गवर्नमेंट के द्वारा इसे फंड आपको दिया जा रहा है, बिल्डिंग आपको दी जा रही है। तो क्या वो रजिस्टर्ड सोसाइटी स्टेट के कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा अंडर परव्यू ऑफ स्टेट। इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई लिमिटेड केस भी है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अदर ऑथोरिटीज क्वेश्चन आ गया है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12 क्वेश्चन आ चुका है। सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट इज ए स्टेट विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12। प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाला जो बताया गया था वो भी क्वेश्चन पूछा गया है। द एक्सप्रेशन void टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी आर्टिकल 13 क्लॉज 2 से क्वेश्चन आ चुका है। 13 क्लॉज 1 इन दोनों को मिला करके आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स बन जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे क्वेश्चन इजी है, जितना बताया गया है क्वेश्चन उसमें से ही आ रहा है, आप आराम से कर सकते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक इज राइट टू इक्वालिटी विच इज गिवन अंडर आर्टिकल 14 to 18। और आपको मालूम है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से 30 to 40 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। 30 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली आ जाता है। इसमें खास करके आर्टिकल 14, 15 और 16 से क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है। 17 से 3-4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है अनटचेबिलिटी को लेकर के, बट आर्टिकल 18 से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा गया है आज तक। आर्टिकल 14, 15 एंड 16 से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आता है वो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट आपको आता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, दैट इज अंडर आर्टिकल 14। इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। सेकेंड आपको बताता है कि इसका स्कोप क्या है, एम्बिट क्या है एंड इक्वालिटी प्रिंसिपल होता क्या है। किस प्रकार से आर्टिकल 14 बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट आपको है या नहीं है ये आपको बताना है। जब आप आर्टिकल 14 देखेंगे या 21 देखेंगे उसमें पर्सन वर्ड यूज किया गया है। आर्टिकल 15 में सिटीजन वर्ड यूज किया गया है एंड आर्टिकल 16 में सेक्स वर्ड यूज किया गया है, जिसके बारे में पूछा जाता है कि क्या ये तीनों का तीनों जेंडर न्यूट्रल टर्म का यूज किया गया है या नहीं। उसके बाद क्वेश्चन बनता है रीजनेबल क्वालिफिकेशंस को लेकर के, बिकॉज हमें मालूम है कि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 बोथ द आर्टिकल्स आर एक्सटेंशन ऑफ आर्टिकल 14। एक में आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में राइट मिलता है एंड सेकेंड जगह गवर्नमेंट सर्विस को लेकर के है। तो आखिर रीजनेबल क्वालिफिकेशन होता क्या, इसके मीनिंग को आपको बताना है। कैसे रीजनेबल क्वालिफिकेशंस आर्बिट्रेरीनेस को इंस्टिगेट नहीं करता है एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ रीजनेबल क्वालिफिकेशन, दैट इज अचीविंग स्पेसिफिक एंड, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। देन कोई भी लॉ या लेजिस्लेशन जो प्रिपेयर किया गया है दैट इज ऑन द ग्राउंड ऑफ रीजनेबल क्वालिफिकेशन, ये है या नहीं है, इस पर आपको टेस्ट पूछा जाता है विच इज नेक्सस टेस्ट। इस पे क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद एक आध बार क्वेश्चन पूछा गया है सिंगल पर्सन एज सेपरेट क्लास, जो कि आपके इस टॉपिक में भी पूछा गया है। ये देखिए सिंगल पर्सन में भी ट्रीटेड एज सेपरेट क्लास, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको आ जाता है। अब क्या है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट, यहाँ से क्वेश्चन बराबर पूछे जाने का ट्रेंड है, जिसमें फर्स्ट आपको पूछा जाता है कि पर्पस क्या है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट। आपको मालूम है फास्टर ट्रायल के लिए पूछा जाता है, लेकिन जैसे आप फास्टर ट्रायल की बात करते हैं तो क्या वहां पर आर्टिकल 14 का वायलेशन होता है या नहीं होता है, इस पर क्वेश्चन आता है और इस पर केस लॉ भी आपको दिया गया है, जिससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देन आर्टिकल 15 एंड 16 को लेकर के प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाती है, विच इज गिवन अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 16 क्लॉज 4। अब आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, जबकि आर्टिकल 15 क्लॉज 4 ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से था। तो ये किस प्रकार से प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ाता है, इस पर क्वेश्चन आपको आता है। देन आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो पहले आपके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं दिया था ऑन द ग्राउंड ऑफ रिजर्वेशन, तो क्या इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पर ओबीसी का जो रिजर्वेशन होता है वो वैलिड है या नहीं है, इस पर क्वेश्चन आता है। रिजर्वेशन को लेकर के बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे रिजर्वेशन इज ए टूल्स ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, ये आपको एक्सप्लेन करना होता है। रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा यदि कोई पॉलिसी बनाई जाती है अंडर डीपीएसपी, तो वहां आपको दिखाना होता है कि क्या डीपीएसपी के तहत जो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी फ्रेम किया है और इंप्लीमेंट कर रही है अपने स्टेट में, अगर वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करती है तो इन दोनों के बीच में बैलेंस कैसे किया जा सकता है, क्या वो वाइड होगा या नहीं होगा। देन आपका रिजर्वेशन को लेकर के इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो हम लोगों ने ऊपर देख लिया है, उससे क्वेश्चन आपको आ जाता है। देन क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 25% कोटा दिया जा रहा है, क्या रिजर्वेशन के पॉलिसी का ये वायलेशन, या जितना भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आज तक जजमेंट हुआ है उसका वायलेशन है या नहीं है। देन पूछा जाता है कि रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसमें आपको क्या क्राइटेरिया होता है। प्रमोशन में रिजर्वेशन अगर होता है तो कैसे होता है, किस लेवल तक होता है, क्या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट
अमेंडमेंट में रिजर्वेशन का प्रोविजन है, अगर है तो आखिर फिक्सेशन ऑफ सीनियरिटी को लेकर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। देन रोस्टर पॉइंट जो डेवलप किया गया है इंडियन जुडिशरी के द्वारा, उसमें कैचअप रूल क्या होता है, इससे लेकर के क्वेश्चन होता है। इन सारे टॉपिक्स को लेकर के इशू बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। देन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। देन क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 16 क्लॉज 4। देन समटाइम्स क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता है कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 इज एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 16 क्लॉज 1 और आर्टिकल 15 क्लॉज 1 और आर्टिकल 14। इस पर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि क्या आर्टिकल 16 क्लॉज 4, आर्टिकल 15 क्लॉज 1 और आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 क्लॉज 1 का एक्सेप्शन है या नहीं है। जब आप एनालाइज करेंगे तो पाएंगे एक्सेप्शन नहीं है। उसके बाद लगभग 3 टाइम्स क्वेश्चन पूछा गया है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को लेकर के, और आर्टिकल 18 से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। अब हम लोग क्वेश्चन पेपर देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन देखिए, जो आपको बताया गया था पर्सन, सिटीजन, सेक्स, ये सारा का सारा जेंडर न्यूट्रल टर्म्स है, इसके बारे में आपको बताना है। ये आपका अनटचेबिलिटी का क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर आपका सीनियरिटी को लेकर के जॉब में क्वेश्चन बनता है, बिकॉज जब आप आर्टिकल 16(1) और आर्टिकल 335 को एक साथ पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन में इनएफिशिएंसी नहीं चाहिए। देन क्वेश्चन आपको बनता है द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ। इस पे क्वेश्चन पूछ लिया। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी क्वेश्चन आ चुका है। डॉक्ट्राइन ऑफ, ये आपका क्लासिफिकेशन डॉक्ट्राइन एंड नेक्सस टेस्ट पे क्वेश्चन आ चुका है। इकोनॉमिक क्राइटेरिया को लेकर के क्वेश्चन आ चुका है बैकवर्ड क्लास के लिए। स्कोप एंड एम्बिट ऑफ इक्वलिटी प्रिंसिपल क्वेश्चन पूछा गया है। सिंगल पर्सन पे क्वेश्चन आ गया। टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्वेश्चन आ चुका है। कंस्टिट्यूशन डील्स विद इक्वलिटी बट इक्वलिटी इज नॉट अनक्वालिफाइड। स्पेशल कोर्ट के रिलेशन में इस पे क्वेश्चन आपको आ चुका है। सोशल इंजीनियरिंग को लेकर के, रिजर्वेशन के सोशल इंजीनियरिंग को लेकर के क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ देखिए सिचुएशन आपको दिया गया है जहाँ पर बताना है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। मोस्ट बैकवर्ड क्लास अमंग ओबीसी, क्या आप फर्दर कोई क्लास क्रिएट कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 1 और अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4, उस पे क्वेश्चन आ चुका है। स्टेट प्रोवाइडेड 25% रिजर्वेशन टू शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स। अब इसको लेकर के आपको क्वेश्चन आया है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनली ये वैलिड है या नहीं है, इसको आपको डिसाइड करना है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं क्वेश्चंस इजी है, आप आराम से कर सकते हैं। स्पेशल कोड का क्वेश्चन आ चुका है कि स्पेशल कोड जब आप बनाते हैं तो एक तरीके से जो अक्यूज्ड पर्सन होता है ये उसके लिए डिसएडवांटेजियस होता है। तो इस कंडीशन में एक अक्यूज्ड पर्सन क्लेम कर सकता है कि आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है। ये देखिए क्वेश्चन आया है आर्टिकल 16(4) प्रोवाइड एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 16 क्लॉज 1। क्वेश्चन आया है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिजर्वेशन पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। इस प्रकार से आप देखेंगे क्वेश्चंस इजी है, आराम से आप कर लेंगे और इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं टॉपिक नंबर 3, दैट इज राइट टू फ्रीडम पे। राइट टू फ्रीडम ये हमारे लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बनता है, जिसमें सबसे पहले आर्टिकल 19 की बात करते हैं विच सेज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसका मीनिंग क्या होता है ये आपको बताना होता है। किस प्रकार से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दैट इज गिवन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 टू क्लॉज 6, उसके बारे में आपको बताना है। इसका एम्बिट एंड स्कोप क्या है बताना है आपको। नेचर एंड रिस्ट्रिक्शन किस प्रकार से है, किस प्रकार से राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच को अब्रीज किया जा सकता है और किस प्रकार से स्कार्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज के बेसिस पर आर्टिकल 19 को वायलेट किया जा सकता है। देयर आर 2 वर्किंग प्रिंसिपल ऑन दिस। उस वर्किंग प्रिंसिपल पर भी क्वेश्चन आता है। फर्स्ट आपका है इमिनेंट टेंडेंसी टू कॉज हार्म एंड सेकेंड आपका है काउजेशन ऑफ इको पावर, जिसमें खास करके मोनोपोलाइजेशन के बारे में आपको बात की जाती है। देन कंट्रोलिंग के बारे में बात की जाती है और रिस्ट्रिक्शन, इस पे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। और इन सारे टॉपिक पर इशू बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइक न्यूज़पेपर को लिमिट करने और कंट्रोल करने से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि कैसे ये आर्टिकल 19(1) का वायलेशन है। एयरवेव्स को कंट्रोल करने के लिए इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। टेलीकास्ट जो किया जाता है उसके लिए अगर सपोज कोई पॉलिसी बनाई गई या बीसीसीआई सपोज अगर उसे टेलीकास्ट कर रहा है तो किस प्रकार से ये वायलेशन है, वहाँ पे कैसे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाने का ट्रेंड है। नाउ आर्टिकल 20 पे जो क्वेश्चन आता है, आर्टिकल 20 इज प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, जिस पे आपका खास करके 3 टॉपिक पे क्वेश्चन होता है। फर्स्ट आपका होता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। आपको मालूम है कि कोई भी लॉ अगर पहले बना था
ट्रायल कंटिन्यू है और उस बीच में उसमें कुछ अमेंडमेंट अगर हो जाता है तो उस कंडीशन में जो ट्रायल चल रहा है क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके ऊपर, ये आपको कहता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस, जिस पे आपका शॉर्ट नोट क्वेश्चन पूछा जाता है और इशू बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से होता है कि सपोज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपने कुछ ऑफेंस कमिट किया था जो उस वक्त के लॉ के हिसाब से था, बट जैसे ही कमेंसमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तो अब जो पहले वायलेशन था लॉ का वो वायलेशन नहीं रह पाता है। उस कंडीशन में क्या आपको सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। देन डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्डी, जो कि आपको मालूम है आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में दिया हुआ है, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ इट इज रेलिवेंट टू कॉमन लॉ प्रिंसिपल। देन उसके बाद राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, इससे क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि फर्स्ट आपको मालूम है राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन का जो बात की जाती है दैट इज एट द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन ट्रायल। इसका एक्सटेंट क्या है, इसका स्कोप क्या है, इस पे जो आपका केस लॉ है उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है और खास करके इस पर दो केस लॉ है, दैट इज स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठिया कालू का केस है, दूसरा आपका जो है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस है। ये दोनों केस इंपॉर्टेंट होता है इस क्वेश्चन के लिए। देन आर्टिकल 21 में सबसे पहले मीनिंग आपको आता है, आपको मालूम है आर्टिकल 21 है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें सबसे पहले आपको मीनिंग बताना होता है, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ दिस आर्टिकल, नेचर एंड स्कोप ऑफ दिस आर्टिकल, ये आपको बताना होता है। कॉन्सेप्ट में आपको मालूम है दो कॉन्सेप्ट को लेकर के इसमें चला जाता है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, जिसका मतलब आपको होता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सेकेंड जो कॉन्सेप्ट आपको आता है प्रिंसिपल स्टेब्लिश बाय लॉ, और यहीं से डिराइव होता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। देन राइट ऑफ थर्ड जेंडर, क्या यह आपको आर्टिकल 21 में है, अगर है तो कैसे है, क्या एनिमल के किलिंग को हम आर्टिकल 21 के एम्बिट में ला सकते हैं। प्राइवेसी जो आपको दिया गया राइट टू प्राइवेसी, और जिसके लिए आधार वाला केस बनता है और इस पर एक जजमेंट भी है जस्टिस के.एस. पुत्तस्वामी वाला, उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो भी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसके ही बेस पर क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपको टॉपिक बताया गया है। एक आध बार आर्टिकल 21A दैट इज राइट टू एजुकेशन पर क्वेश्चन भी पूछा गया है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट आपका है क्या, और इसके बेसिस पर दो बार इशू बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि सपोज आरटीई को लागू करने के लिए किसी पर्टिकुलर स्टेट में कोई प्रोविजंस लाया जाता है, लेजिस्लेशन लाया जाता है और वो कहीं फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है, तो क्या इन सच कंडीशन लाए गए लेजिस्लेशन को चैलेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। देन आर्टिकल 22 पे क्वेश्चन आता है दैट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, कि इसमें राइट ऑफ अक्यूज्ड पर्सन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन क्या दिया गया है इस अरेस्टेड पर्सन के लिए, और जिसको डिटेंशन किया गया है उसके लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है। देन व्हाट आर द सेफगार्ड प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर कस्टोडियल वायलेंस होता है या टॉर्चर किया जाता है, और इस पर आपको मालूम है डीके वासु वाला केस भी है जहां से क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, डीके वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। देन क्वेश्चन आता है ट्रायोलॉजी को लेकर के, एंड ट्रायोलॉजी का मतलब है आर्टिकल 20, 21 एंड 22। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर इन तीनों में क्या रिलेशंस है। जैसे आपको मालूम है आर्टिकल 20 कहता है फेयर ट्रायल के बारे में, जबकि आर्टिकल 21 कहता है ह्यूमन डिग्निटी के बारे में, एंड आर्टिकल 22 कहता है लिमिट्स इम्पोज्ड बाय डिटेंशन। तो इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है राइट टू प्राइवेसी एंड आधार कार्ड, जो आपका पुत्तस्वामी वाला आपका है, सेफगार्ड अगेंस्ट कस्टोडियल वायलेंस डीके वासु वाला केस आपको हो जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लेकर के बताया गया है दिस इज न्यू डायमेंशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एंड गवर्नमेंट हैज नो पॉली ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, क्वेश्चन आपको आ गया है। रिस्ट्रिक्शन विच कुड बी इम्पोज्ड ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, रिस्ट्रिक्शन के बारे में क्वेश्चन है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ पर क्वेश्चन आ चुका है। राइट अगेंस्ट सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन आ गया है, सॉरी राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्वेश्चन आ गया है। राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन पे क्वेश्चन है। न्यूज़ प्रिंटिंग कंट्रोल 19(1) का जो वायलेशन है उस पर क्वेश्चन है, ये देखिए। देन उसके बाद न्यूज़ प्रिंट, उसके बाद फिर आप देख सकते हैं प्रेस इमरजेंसी 1931 में आपके ऊपर लगा था। उस वक्त कुछ और लॉ चल रहा था। 26 जनवरी 1950 में जो है लॉ चेंज होता है और अब इसके तहत आपके ऊपर कोई भी पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। इन सच कंडीशन क्या
एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ लगेगा या नहीं लगेगा, इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन भी सेम है। आर्टिकल 22 गारंटीज द मिनिमम राइट्स विच एनी पर्सन हु इज अरेस्टेड विल एंजॉय। डी के बासु का केस फिर आ गया। फंडामेंटल राइट टू एंटरटेनमेंट इजी है। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 ये आपको मालूम है। दिस इज रिलेटेड टू डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्डी, क्वेश्चन आ चुका है। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, नेचुरल राइट्स अवेलेबल इक्वली टू ऑल। डिस्कस द राइट ऑफ थर्ड जेंडर, क्वेश्चन आ गया। देन आपका न्यूज़पेपर वाला क्वेश्चन आ गया है। ये क्वेश्चन आपका मेनका गांधी वाला क्वेश्चन है, पासपोर्ट वाला क्वेश्चन। तो मेनका गांधी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको होता है। मेनका गांधी से क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया है। ये आपका बफेलो विजिलेंटिज्म से पूछा है क्वेश्चन कि क्या यहाँ पर एनिमल्स के पास अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड प्रोटेक्शन की बात की गई है या नहीं है। यहाँ पे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से भी क्वेश्चन आ चुका है, जो आपको मालूम है 19(1) का, जो आपको मालूम है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का पार्ट है। ये भी आपका एक्स फैक्टो वाला क्वेश्चन है। ये भी आपका एक्स पोस्ट फैक्टो वाला क्वेश्चन है। मेनका गांधी का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फ्री मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज, इमिनेंट टेंडेंसी टू कॉज हार्म 19 के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सेल्फ इंक्रीमेशन से क्वेश्चन आ चुका है। तो आप देखेंगे जितना ऊपर बताया गया है क्वेश्चंस उससे ही है। यहाँ भी आप देख सकते हैं स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस ऑफ नेचर बीइंग पब्लिक प्रॉपर्टी, और इसके लिए आपका आर्टिकल 19 के बारे में कहेगा। और इसमें आर्टिकल 90 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। देन न्यूज़ प्रिंटिंग पर पूछा है, एयर वेव्स पे पूछा है, देन पूछा है मैक्सिमम जगह जो आप देखेंगे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। आर्टिकल 14, 19 एंड 21 इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है। देन ट्रायोलॉजी के बारे में क्वेश्चन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। मेनका गांधी का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सैटेलाइट वाला क्वेश्चन बीसीसीआई वाला आ चुका है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रोवाइडेड 19 इतना कंस्टिट्यूशन स्कोप, इसके बारे में पूछ रहा है। एम्बिट क्वेश्चन आ चुका है। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन 14, 19 एंड 21 आ चुका है। तो इस प्रकार से देखते हैं, ये इजी है, आराम से हो जाएगा, आप कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जहां से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28। यहाँ पर जनरली आर्टिकल 25 एंड 26 से क्वेश्चन पूछा जाता है, 27 एंड 28 से क्वेश्चन कम आता है। आपके सिलेबस में दिया हुआ है फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, जो कि उड़ीसा के द्वारा पास किया गया था फर्स्ट 1967 में, गुजरात 2003, उत्तराखंड 2018, हिमाचल प्रदेश 2019 एंड एमपी के द्वारा पास किया गया था 2021 में। इसके अलावा प्रोविजन ऑफ फोर्सिबल कन्वर्जन एक्ट तमिलनाडु के द्वारा पास किया गया था 2002, ये सिलेबस का पार्ट है। बट जो मेनली क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो आर्टिकल 25 एंड 26 से ही पूछा जाता है, और खास करके इशू बेस्ड इसमें क्वेश्चन होता है, जिसमें मेनली डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी के बारे में चर्चा किया जाता है कि दिस इज एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, उस पर ही क्वेश्चन बनता है। और इसमें 3 या 4 इंपॉर्टेंट केसेस है, केसेस और बहुत सारा दिया हुआ है। जैसे पहला आपको केस जो है वो आपको जो इंपॉर्टेंट इसमें होता है दैट इज आचार्य जगदेश्वरानंद अवधूत का केस है। तो इसमें कहा गया है द प्रोविजन गिवन अंडर आर्टिकल 25 इज नॉट एब्सोल्यूट राइट। उसके बाद किसी भी मंदिर का पुजारी बनना क्या हेरिडिटरी राइट है, अगर नहीं है तो कैसे और क्या इसमें होना चाहिए।
और अगर नहीं है तो क्या विमेन प्रीस्ट बन सकती है किसी मंदिर की, इस पर चर्चा किया गया है। देन अगेन एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन को लेकर के शेषाम मल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1972 का केस है, उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। मैच्योरेटिंग वुमेन को लेकर के सबरीमाला का केस आया था एंड द नेम ऑफ द केस इज इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2019 का केस है, इस पर इशू बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम, अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजन के रिलीजियस फीलिंग को हर्ट करता है तो क्या इसे कंटिन्यू किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, और ये केस है बिजोय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1986 का केस है, उस पर क्वेश्चन आ जाता है। अब जैसे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, अ पिटिशनर चीफ प्रीस्ट इन एंशिएंट रिनाउंड टेम्पल तिरुपति, यहाँ पर आपको आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने आपको एक एक्ट लेकर के आया जिसके कारण एबॉलिश होता है हेरिडिटरी राइट और चका भी उसे बोलते हैं, तो क्या इसे चैलेंज किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 25 एंड 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या इसका वॉयलेशन करता है? क्वेश्चन आपको आ चुका है। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन बनता है, मेल कैंडिडेट कैन बी अपॉइंटेड एज अ प्रीस्ट, वुमेन कैन एंटर द टेम्पल एंड वर्शिप, लेकिन वुमेन को जो है प्रीस्ट नहीं बनाया जा सकता है, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। केस लॉ पहले आपको बताया जा चुका है। मैच्योरेटिंग वुमेन का क्वेश्चन आ चुका है, ये भी क्वेश्चन मैच्योरेटिंग वुमेन का ही है, सबरीमाला वाला केस। अर्चका वाला क्वेश्चन आ चुका है। नेशनल एंथम जो आपको बताया गया था बिजोय इमैनुअल का क्वेश्चन है, उसके केस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। एबॉलिश द हेरिडिटरी प्रिंसिपल, समझ में आ चुका क्वेश्चन आपको। तो ये 4-5 केस लॉ है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है और इससे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। पहला केस है आचार्य जगदीश्वरानंद का, सेकेंड शेषाम मल का, थर्ड आद्यन का, फोर्थ इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन जिसको कि हम लोग सबरीमाला केस के नाम से भी जानते हैं, एंड फिफ्थ बिजोय इमैनुअल का केस। ये 5 केसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है जिसे आप जरूर देखें। Now the next topic is educational and cultural right, which is given under Article 29 and 30. आर्टिकल 29 से बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोविजन क्या है, स्कोप मतलब लिमिटेशंस का क्या क्या है। आर्टिकल 30 के अंतर्गत भी आपको प्रोविजन स्कोप पूछा जाता है। आपको मालूम है आर्टिकल 29 लिंग्विस्टिक कल्चरल माइनॉरिटी को लेकर के है, जबकि आर्टिकल 30 रिलीजियस माइनॉरिटी के बारे में बात करता है। इस पे इशू बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, जैसे कोई अगर रिलीजियस माइनॉरिटी है और अब वो अपना कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करता है तो उसमें क्या होगा, या कोई आपका कल्चर माइनॉरिटी है उसमें क्या आपका होगा। अगर जो है ये आपको कोई भी इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर रहा है या एडमिनिस्टर कर रहा है, अगर गवर्नमेंट उसे फंड ऐड कर रही है या ऐड नहीं कर रही है, तो इन बोथ द कंडीशन स्टेट का क्या रोल होगा और उस कंडीशन में व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ द इंस्टीट्यूशन विच इज सेटअप बाय रिलीजियस माइनॉरिटी और कल्चरल माइनॉरिटी इफ द इंस्टीट्यूशन इज फंडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट और नॉट फंडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। इन बोथ द कंडीशंस यू हैव टू प्रोवाइड द आंसर। अब हम लोग जैसे इसका क्वेश्चन देखते हैं, राइट टू कंजर्व लैंग्वेज स्क्रिप्ट कल्चर कमेंट, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, आर्टिकल 29 का चर्चा करेंगे। माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कौन कर रही है, स्टेट कर रही है, उस कंडीशन में क्या होगा। रिलीजियस माइनॉरिटी को लेकर के आपको आ गया है आर्टिकल 30। 20% रिजर्वेशन कहा जा रहा है लिंग्विस्टिक रिलीजियस माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशन में देने के लिए, तो क्या इसे चैलेंज किया जा सकता है, इस पर क्वेश्चन है। रिलीजियस माइनॉरिटी पर क्वेश्चन आपको आ चुका है, वहाँ पर EWS कोटा की बात की जा रही है, तो क्या चैलेंज किया जा सकता है। तो क्वेश्चन इजी है, देखना आसान है, आप आराम से इसे देख सकते हैं, नॉट अ बिग डील, ये हो जाएगा, बहुत इजी है। टॉपिक नंबर 7 इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज विच इज गिवन अंडर आर्टिकल 32। यहाँ से कोई क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आया है। एक क्वेश्चन आया था विच इज इन टॉपिक नंबर 2 बट डायरेक्टली रिलेटेड नहीं था। टॉपिक नंबर 8 इज फंडामेंटल ड्यूटीज, यहाँ से केवल एक शॉर्ट नोट आया है जो आप देख सकते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 51A। टॉपिक नंबर 9 इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP के बारे में है और यहाँ से डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। इनफैक्ट यहाँ से कोई केस लॉ भी इसमें नहीं दिया गया है। टॉपिक नंबर 10 इज सिविल सर्वेंट, जिसमें कि आर्टिकल 308 से 323 तक चर्चा की गई है।
इसमें मेनली दो क्वेश्चन पूछा गया है, पहला डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर एंड सेकेंड सेफगार्ड टू सिविल सर्वेंट। आप देख सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर यहाँ पूछा जा चुका है, सेफगार्ड टू सिविल सर्वेंट यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर बस इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा गया है। टॉपिक नंबर 11 अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट आपको पूछा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट विच इज गिवन अंडर आर्टिकल 368, उसमें पार्लियामेंट का स्कोप क्या है, एम्बिट क्या है। सेकेंड, यदि पार्लियामेंट किसी भी प्रोविजन को, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को अमेंड करती है तो वहाँ पर अगर कुछ किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आपको बताना है क्या पार्लियामेंट को ये इम्पावर्ड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि उस पार्ट को अमेंड कर सके। बिकॉज आफ्टर 24 अप्रैल 1973 आफ्टर द केस ऑफ केशवानंद भारती, ये आपको बताया गया था पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकती है। तो जुडिशियल रिव्यू हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जहां आर्टिकल 13 की चर्चा की गई थी वहां पर है। अगर जुडिशियल रिव्यू होता है तो इसका इम्प्लीकेशंस क्या हो सकता है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। 9 शेड्यूल जो कि आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत इंसर्ट किया गया था और इसे इंसर्ट करने का मेन रीजन था लैंड रिफॉर्म को लेकर के, बट इसका वाइडली मिसयूज किया गया है। तो इस चीज से लेकर के क्वेश्चन बनता है कि जब इसे आपको मिसयूज किया जा रहा है कि किसी भी तरह का लेजिस्लेशन पास करके उसे 9 शेड्यूल में डाल देने के बाद उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, तो क्या ये किसी भी तरीके से जुडिशियल रिव्यू के प्रव्यू में आता है? यस, आता है। आफ्टर केशवानंद भारती केस पार्लियामेंट के पास जो प्रोसेस दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, उसका लिमिटेशंस क्या है? दैट इज इनहेरेंट एंड इम्प्लाइड, बोथ द लिमिटेशंस यू हैव टू डिस्कस। उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन किस प्रकार से डेवलप हुआ, इसको बताना है, इस पर क्वेश्चन आ जाता है। और बेसिकली जो क्वेश्चन जो होता है वो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, खास करके 9 शेड्यूल बहुत फेवरेट टॉपिक है इनके लिए। एंड सेकेंड इज बेसिक स्ट्रक्चर। हम लोग देखते हैं ब्रीफली क्वेश्चन को लेकर के। जैसे पार्लियामेंट इम्यून है लॉ बनाने के लिए अगर वो 9 शेड्यूल में डाल देती है, इस पर आपका जो है IR कोयल्हो का केस है 2007 का, और खास करके इसमें बताया गया था IR कि यदि कोई भी लेजिस्लेशन आफ्टर 24 अप्रैल 1973 पास किया गया है और उसे 9 शेड्यूल में डाल दिया गया है, दैट कैन बी अंडर प्रीव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो इसका मतलब यह है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद से कोई भी लेजिस्लेशन को इस प्रकार से इम्यूनिटी नहीं मिलती है यदि उसे 9 शेड्यूल में डाल दिया जाए तो। देन आपको क्वेश्चन पूछा गया है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, पार्लियामेंट्री पावर अमेंड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अगर उसे 9 शेड्यूल में डाल देते हैं। 9 शेड्यूल पे आप देखिए यहाँ क्वेश्चन बराबर पूछा गया है। आर्टिकल 368 पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, पहले आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देन आपका ये पावर जो है इनहेरेंट इम्प्लाइड लिमिटेशंस से गवर्न होता है, इस पर क्वेश्चन आ चुका है। 9 शेड्यूल फेवरेट इनका टॉपिक है। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर बेसिस शुरू करता है 24 अप्रैल 1973 के बाद, तो क्या वो जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आएगा? ऑब्वियसली वो आएगा, और इसको लेकर के हमारे पास केस है कोयल्हो वाला। देन स्कोप एंड एम्बिट ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच इज गिवन अंडर आर्टिकल 368, क्या जुडिशियल रिव्यू में आएगा? उस पर क्वेश्चन फिर आपको आ चुका है। 9 शेड्यूल केशवानंद भारती इंपॉर्टेंट है इनके लिए। अमेंडिंग पावर आर्टिकल 368, 9 शेड्यूल, लिमिटेशन, बेसिक स्ट्रक्चर। इस प्रकार से ये बहुत इजी है, और इस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक्स अ लॉट। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। थैंक यू।